जय हिंद दोस्तों। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज सिंक्रोनस मोटर। जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ लिया था, बहुत सारी मोटरें हमने पढ़ ली। अब एक सिंक्रोनस मोटर जो है तो इसकी हर मोटरों से एक विभिन्न प्रकार की विशेषता है। तो उन सारे विशेषताएं, फीचर्स के बारे में समझेंगे कि आखिर सिंक्रोनस मोटर की एक ऐसी क्या विशेषता है। एक नहीं, कई सारी विशेषताएं हैं। तो पूरी विशेषताएं के हम अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, तो सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ? सिंक्रोनस का मतलब हिंदी में बोले तो तुल्यकालिक। यह एक ऐसी मोटर है कि जो नियत स्पीड में घूमती है। कैसे घूमती है? नियत स्पीड में घूमती है। इससे पहले आपने पढ़ा होगा अल्टरनेटर। अल्टरनेटर जो एसी सप्लाई उत्पन्न करके देता है वो अल्टरनेटर होता है। तो वह भी, अल्टरनेटर भी एक प्रकार की क्या है? सिंक्रोनस मशीन है। तो जो सिंक्रोनस मशीन है उसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसा आपने पढ़ा इससे पहले, जो डीसी मशीन है, क्या जो डीसी मशीन है, यदि डीसी मशीन को हम यूज करना चाहें तो इसे हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी देने पर यह आउटपुट में क्या करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो फिर हम इसको क्या बोले थे? जब यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो फिर हम इसको जनरेटर बोले थे, डीसी जनरेटर बोले थे। तो इसको हमने बोला था डीसी जनरेटर बोला था। यदि इसी डीसी मशीन को मैं जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करते हैं तो फिर हम इसको क्या बोले थे? तो फिर हम इसको मोटर बोले थे। मोटर बोले थे। तो ये चीज़ें हमने समझ लिया था। तो ये कैसे डीसी सप्लाई पर पूरे कार्य करते हैं, डीसी सप्लाई उत्पन्न करते हैं। तो ये डीसी मशीन थी। अब इसी प्रकार से हम एसी मशीन को समझेंगे कि एसी मशीन कैसे यहाँ पास कार्य की और कैसे आगे कार्य करने वाली है। तो जो एसी मशीन है तो उसको यदि हम अल्टरनेटर को हम बाहर से क्या दें? घुमा कर किसी प्रकार से उसको हम स्टेटर को, रोटर को घुमाएं तो उसके आउटपुट में जो हमको उत्पन्न करके देगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी। वो कैसे? एसी प्रकार की। तो यहाँ पास यदि हम बात करें एसी मशीन की, किसकी? एसी मशीन की। तो यह एसी मशीन जो, यदि इसको हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। तो इसको यदि हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम अल्टरनेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्टरनेटर बोलेंगे। अल्टरनेटर बोलेंगे। अब इसको हम अल्टरनेटर बोले। इसी मशीन को यदि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करें तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? मोटर बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? मोटर बोलेंगे। कैसी मोटर? एसी प्रकार की मोटर। अब यह जो तुल्यकालिक मोटर है, इससे पहले इंडक्शन मोटर जो हमने पढ़ा तो वो मोटर एक अलग मोटर थी। लेकिन जो सिंक्रोनस मोटर है, तुल्यकालिक मोटर है, तो यह एक ऐसी मोटर है कि जो नियत स्पीड पर घूमेगी। अल्टरनेटर को, एक ही मशीन को हम सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर की तरह हम इससे कार्य ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्टरनेटर होता है, इसकी संरचना, डिज़ाइनिंग, जो भी पूरी चीज़ें हैं तो वो सब एक प्रकार से होती हैं। चाहे हम सिंक्रोनस मशीन की बात करें या तो फिर हम अल्टरनेटर की बात करें, तो इन एक ही मशीन को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसकी डिज़ाइन, पूरी संरचना, स्ट्रक्चर एक समान ही होगी। तो इसकी डिज़ाइन, स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले वीडियोस में वो पूरी चीज़ें बताई गई है आपको।
तो हम समझते हैं कि आखिर यह जो सिंक्रोनस मशीन है तो यह कैसे पूरा अपनी फीचर्स को बताती है। तो जो यहाँ पास अल्टरनेटर था तो उसी के आधार पर हम सिंक्रोनस मोटर की हम बात करेंगे। तो यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि सिंक्रोनस मोटर क्या है। तो यह एक तुल्यकालिक मोटर जो है तो स्थिर स्पीड नियत स्पीड पर नियत गति पर घूमने वाली मोटर है जो सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। अब इसके हम फीचर्स के बारे में देखेंगे, इसकी हम विशेषता के बारे में देखेंगे कि आखिर इसकी क्या एक प्रमुख विशेषता है जो अन्य मोटरों की अपेक्षाकृत यह एक अपने आप को बेहतर नाम देती है। तो इसकी हम विशेषता के बारे में देखेंगे। विशेषताएं, फीचर्स, इसके क्या फीचर्स हैं इस मोटर की उसको हम देखते हैं। तो यह मोटर जैसा कि मैंने बताया कि एक नियत स्पीड पर घूमती है। यदि इस मोटर को हमने डिज़ाइनिंग किया कि यह कैसे घूमे, 1500 आरपीएम पर घूमे, कितना 1500 आरपीएम पर घूमे, तो यह मोटर यदि आप सोचें कि इस मोटर को हम 1499 आरपीएम पर घुमाएं तो यह मोटर 1499 आरपीएम पर नहीं घूमेगी, एक आरपीएम भी कम ज़्यादा नहीं करेगी, यह अपनी एक नियत स्पीड पर ही घूमेगी। तो यह एक नियत स्पीड पर घूमने वाली मोटर होगी। तो सिंक्रोनस मोटर जो होती है, सिंक्रोनस मोटर तो कैसी मोटर होती है, इसकी पहली विशेषता है कि यह एक नियत स्पीड पर घूमती है। यह एक नियत बोलें या फिर स्थिर बोलें, गति पर घूमती है, एक आरपीएम कम और ज़्यादा नहीं घूम सकती। यह कम गति पर नहीं घूमती, यह कम गति पर नहीं घूमती। तो इससे मतलब यह नहीं हुआ कि यदि हम इसको चाहें कि हमको ज़रूरत नहीं है 1500 आरपीएम पर तो फिर हम इसको हम कैसे यूज करें, यह इसके स्पीड को हम कम कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इसको लोड डालकर इसकी स्पीड को कम करना चाहें तो उस तरीके से यह कम नहीं होगी। यदि हम स्वयं इसको स्पीड को ही कम करना चाहें कि हम चाहते हैं कि यह 1500 आरपीएम पर नहीं, इसको हम 1200 आरपीएम पर 800 आरपीएम पर घुमाना ही चाहते हैं तो यह घूमेगी, ऐसा नहीं है। तो फिर यह घूमेगी तो किस पर डिपेंड करेगी, तो यह डिपेंड करेगी जो इसकी घूर्णी गति है तो यह डिपेंड करेगी, इस फार्मूले से हम देखते हैं जो सिंक्रोनस स्पीड है वो डिपेंड करती है आपके 120 फ्रीक्वेंसी और इसके पोल पर। तो इस मोटर की जो पोल है और फ्रीक्वेंसी है और जो कांस्टेंट 120 है, इन दोनों पर डिपेंड करती है। तो हमारी जो सीधी सीधी रहेगी तो पोल तो हमारा घूमने के दौरान पोल को हम कुछ कर नहीं सकते, वो एक कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। 120 भी क्या है, एक कांस्टेंट है, नियत है। तो फिर अनुक्रमणपाती किसके रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा, आवृत्ति का रहेगा। तो फिर यह मोटर जो हमारी है तो आवृत्ति का क्या रहेगी, अनुक्रमणपाती रहेगी। तो फिर हम इसके फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करके इसके स्पीड को हम परिवर्तित कर सकते हैं। मान लेते हैं सिंपली कि हमारी मोटर अभी कितनी थी, इस मोटर की स्पीड कितनी थी, 120 यहाँ पास रखते हैं और फ्रीक्वेंसी जो हमारे भारत में सामान आती है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है, और पोल हम 4 ले लेते हैं। तो अभी जो हमारी मोटर की स्पीड है 4 तिहाई 12, 3 पछे 15, तो 1500 आरपीएम पर है। अब इसको हम चाहते हैं कि कम आरपीएम पर घुमाएं, तो यहाँ पास हम फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे। तो 50 से अभी हम इसको हम कितना कर दिए, 40 कर दिए, 40 कर दिए। तो अब हम इसको करेंगे तो
ये पूरा वही कट जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 15 के बजाय 12 आ जाएगा। यदि हम फ्रीक्वेंसी को कम करके स्पीड को कम करना चाहें तो यह स्पीड कम हो जाएगी, परंतु हम सोचें कि इस पर हम लोड डालकर इस मोटर पर, ये मोटर हो गई हमारी, इस मोटर पर हमने क्या किया, ये शाफ्ट हो गया, इस मोटर के शाफ्ट पर हम यदि लोड डालकर, क्या लोड डालकर इस मोटर की स्पीड को कम करें तो इसकी स्पीड कम नहीं होगी। यह जितनी आरपीएम के लिए बनाई गई है, डिज़ाइनिंग की गई है, वह उतने ही आरपीएम पर घूमेगी। तो ये इसकी दूसरी विशेषता ये है कि इसकी जो स्पीड है तो आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करती है। गति, आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करती है। ओके, अब इसकी जो नेक्स्ट विशेषता होगी, तो इस मोटर को यदि हम इस मोटर को क्या करें, सेल्फ स्टार्ट करना चाहें, इस मोटर को हम सेल्फ स्टार्ट करना चाहें तो यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। अभी तक आपने ऐसी कौन कौन सी मोटर पढ़ी है जो सेल्फ स्टार्ट होती है? तो हमने जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर पढ़ा, वह मोटर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। और जो दूसरी मोटर हम यहाँ पास पढ़ रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, यह मोटर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो इन मोटरों को हम स्टार्ट तो कर लेते हैं, जैसे ही चालू करते हैं तो फिर यह स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसको हम इस प्रकार से कुछ डिज़ाइन करते हैं कि यह सेल्फ स्टार्ट हो जाए। बाकी इसको जब हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे या तो फिर इसको हम जो इंडक्शन मोटर है उसको हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो उससे स्टार्ट नहीं होगी। उसको हम 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करके उसकी डिज़ाइनिंग को चेंज करके उसको हम सप्लाई स्टार्ट करने योग्य बनाते हैं, अदरवाइज़ वो सिंगल फेज में स्टार्ट नहीं होती। तो इस सिंक्रोनस मोटर भी, यह सिंक्रोनस मोटर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो फिर हम स्टार्ट करते ही यह स्टार्ट कैसे हो जाती है? तो इसको हम सेल्फ स्टार्ट हो जाए उसके लिए हम कुछ इस प्रकार से डिज़ाइनिंग करते हैं कि यह मोटर क्या हो जाए, सेल्फ स्टार्ट हो जाए। तो सेल्फ स्टार्ट यह मोटर नहीं होती, इसकी पहली आप विशेषता लिख लीजिए। स्वयं प्रारंभ नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट, यहाँ पास आप लिख सकते हैं नो सेल्फ स्टार्ट। तो नो सेल्फ स्टार्ट, तो यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो इस मोटर को हमको स्टार्ट कैसे करते हैं? तो इस मोटर को हम स्टार्ट करने के लिए एक इसके जो रोटर होता है उस रोटर पर हम छोटी मोटर लगाते हैं। ये हो गई हमारी सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर हो गई, और इस मोटर की यह क्या हो गई, रोटर हो गई। अब इस रोटर को हमने क्या किया, यहाँ पास कोई लोड डाल दिया। ओके, अब यहाँ पास से हम 3 फेज सप्लाई दे दिए, 3 फेज क्या दे दिए, सप्लाई दे दिए। अब इस मोटर को सोचे कि 3 फेज सप्लाई देकर इसको हम स्टार्ट कर लें। चलो इसके हम क्या करते हैं, यहाँ पास रोटर में भी क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। अब इस मोटर को हम 3 फेज सप्लाई और डीसी सप्लाई देकर स्टार्ट करना चाहें तो यह स्टार्ट नहीं होगी। तो फिर हम इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो इसकी जो रोटर होती है, यहाँ पास क्या हो गई, रोटर हो गई। तो इसके रोटर के हम क्या करते हैं, स्टार्ट करने के लिए एक हम छोटी मोटर लगाते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी मोटर लगाते हैं जिसको पोनी मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोनी मोटर। पोनी का मतलब हुआ छोटी, छोटी मोटर हम लगाते हैं। तो फिर छोटी मोटर यहाँ लगाने का क्या मतलब है, तो
इस मोटर के, सिंक्रोनस मोटर के जो रोटर है, इस रोटर को सिंक्रोनस स्पीड में, मतलब सिंक्रोनस स्पीड वह स्पीड है जो इसके स्टेटर में सप्लाई देने पर घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो हम एसी सप्लाई देते हैं, इस प्रकार से हम एसी सप्लाई दिए तो इसमें इस प्रकार से वेव जो है तो तरंग इसमें उत्पन्न होती है, तो वही तरंग इसके स्टेटर के चारों ओर अपने एक नियत स्पीड पे घूमते हुए जाएगी। तो वह जो तरंग घूमती है वह सिंक्रोनस स्पीड में घूमती है, तो वह तरंग ही सिंक्रोनस स्पीड है। तो उस सिंक्रोनस स्पीड, जिस स्पीड में घूम रही तरंग, उस स्पीड तक हमको इस रोटर के स्पीड को भी क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। तो उसको घुमाने के लिए हम एक छोटी मोटर यूज़ करते हैं जिसको हम पोनी मोटर कहते हैं। अभी इसकी जब हम कार्यविधि बताएंगे तो हम बताएंगे कि यह अपने से क्यों नहीं घूम जाती, उसकी पूरी चीज़ें हम बताएंगे। तो यहाँ पास हमने पोनी मोटर यूज़ करते हैं, तो इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, पोनी मोटर यूज़ करते हैं। तो पोनी मोटर तो हम बोल दिए, तो आपके मन में ये भी आया होगा कि आखिर यह तो भी कोई न कोई तो मोटर ही होगी, तो कौन सी मोटर है, इसको हम पोनी मोटर के रूप में कौन सी मोटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पास पहले वे लिखेंगे हम कि यह स्वयं प्रारंभ नहीं होती। दूसरी चीज़, इसको हम प्रारंभ करने के लिए क्या करते हैं, पोनी मीटर के यूज करते हैं। प्रारंभ करने के लिए पोनी मोटर का उपयोग करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम पोनी मोटर का उपयोग करते हैं। अब पोनी मोटर के रूप में किस मोटर का यूज करेंगे, तो पोनी मोटर के रूप में हम यहाँ पास इंडक्शन मोटर या डीसी कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, इंडक्शन मोटर या डीसी कंपाउंड मोटर का यूज हम करते हैं। तो पोनी मोटर के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंडक्शन मोटर, पोनी मोटर। पोनी मोटर के लिए किसका यूज करते हैं हम, इंडक्शन मोटर या डीसी कंपाउंड मोटर। इंडक्शन मोटर या डीसी कंपाउंड मोटर, इन मोटरों का हम यूज किस लिए करते हैं, पोनी मोटर के लिए हम करते हैं। अब इस मोटर को हम जो इसके क्या करते हैं, जो सिंक्रोनस मोटर होती है, इस मोटर को हम दो प्रकार से सप्लाई देते हैं। अभी तक आपने जितनी भी मोटर पढ़ी होगी उन मोटरों में दो प्रकार के एक ही टाइम में दोनों सप्लाई को नहीं देते हैं। अभी तक आपने पूरी मोटर पढ़ी होगी, लेकिन यह जो सिंक्रोनस मोटर है, इस मोटर में एक ही समय में दो प्रकार की सप्लाई देते हैं। एक तो एसी सप्लाई देते हैं जो उसके स्टेटर में देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं जो उसके स्टेटर में देते हैं। तो यह मोटर का क्या हो गया, स्टेटर हो गया। तो यहाँ पास क्या करते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, ये उसके कंडक्टर हो गए। इसके स्टेटर में कौन सी सप्लाई देते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। अब यहाँ पास जो इसका क्या हो गया, रोटर हो गया। इस रोटर में कौन सी सप्लाई देंगे, रोटर में इसमें डीसी सप्लाई देंगे, इस रोटर में डीसी सप्लाई देंगे। इस रोटर में कौन सी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देंगे। तो ये हमने दे दिया डीसी सप्लाई। तो इस मोटर में क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। इसके स्टेटर में जो बॉडी वाला भाग होता है उसके स्टेटर में 3 फेज एसी सप्लाई और इसके रोटर में डीसी सप्लाई देते हैं। तो इसकी यह एक अलग विशेषता है। इससे पहले हमने सार्वभौमिक मोटर, यूनिवर्सल मोटर में भी एसी और डीसी से चलने वाली वो मोटर है, लेकिन एक ही समय में उसको हम एक ही प्रकार की सप्लाई देते थे, या तो डीसी या तो फिर एसी, एक समय में एक ही प्रकार की सप्लाई देते थे। तो यूनिवर्सल मोटर को भी आपको याद रखना है कि वो
एक समय में एक ही प्रकार की सप्लाई उसमें हम देते थे। तो इस मोटर में हम क्या करते हैं कि 2 प्रकार की सप्लाई देते हैं। सिंक्रोनस मोटर में 2 प्रकार की सप्लाई देते हैं। अब इसमें 2 प्रकार की सप्लाई जो होती है, तो इसके स्टेटर में एसी सप्लाई और रोटर में डीसी सप्लाई देते हैं। इसके रोटर में डीसी सप्लाई देते हैं। अब यह जो मोटर है, तो इसको हम सेल्फ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इससे पहले हम बताएं कि इस मोटर को हम सेल्फ स्टार्ट नहीं कर सकते, तो यह सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती। और इसकी यदि हम बात करें गति नियमन स्पीड रेगुलेशन की हम बात करें, तो यह मोटर जैसा कि हमने देखा है, स्पीड रेगुलेशन क्या होती है। जैसे हमने कोई मोटर 1500 आरपीएम पर चलने के लिए बनाया। अब वह मोटर कितनी स्पीड पर चल रही, 1440 ले लेते हैं। तो 1500 आरपीएम पर हम कोई मोटर चलने के लिए बनाया। अब उसकी स्पीड कितनी है, 1440 आरपीएम है। तो 1440 जो आरपीएम है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 60 हुआ। तो इसके 60 मतलब जो इसकी स्पीड रेगुलेशन है, इसको हम प्रतिशत में निकालना चाहें तो 100 से क्या कर देते हैं, 100 से इंटू कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। और इसकी जो 1500 है, तो इस पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पास भाग देते हैं। तो इससे हमारा क्या निकल आता है, स्पीड रेगुलेशन। तो यहाँ 15 चौको 60, तो 15 चौको 60, तो 4% जो इसका वोल्टेज रेगुलेशन है, जो इसका 4% वोल्टेज रेगुलेशन है। तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पास किसका है, 4% है। तो यह मोटर कैसी है, आपको शुरू में ही बताया गया कि यह मोटर यदि हम 1500 आरपीएम पर इसको चलने के लिए डिज़ाइनिंग किया है, तो यह 1499 तक नहीं चल सकती। 1440 तो बहुत दूर की बात है, तो 1499 तक स्पीड में भी नहीं चल सकती। तो यह 1500 आरपीएम के लिए बनाया गया है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 1500 आरपीएम ही होगी। तो फिर इसके बीच का जो स्पीड रेगुलेशन है, इसके बीच का जो गति नियमन है, वो कितना होगा, 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस मोटर की जो स्पीड रेगुलेशन है, गति नियमन है, वो क्या होती है, 0 होती है। इस मोटर की स्पीड रेगुलेशन, गति नियमन 0 होती है, यानी 0 होती है। तो इस मोटर की स्पीड रेगुलेशन 0 होती है। अब दूसरी चीज़, इस मोटर का जो टार्क है, सेल्फ स्टार्ट तो होती नहीं, तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, अपने से स्टार्ट नहीं होती, तो इसका जो प्रारंभिक टार्क है वो कितना होगा, 0 होगा। तो इस मोटर की जो प्रारंभिक टार्क है वो भी क्या होगी, 0 होगी। यहाँ स्वयं प्रारंभ यह नहीं होती, ठीक है। तो यह जब प्रारंभ ही नहीं होती, तो इसका प्रारंभिक टार्क क्या होगा, 0 होगा। तो इस मोटर की जो प्रारंभिक टार्क है, प्रारंभिक टार्क को बोले तो बलाघूर्ण स्टार्टिंग टार्क, तो इसका बलाघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। तो इसका बलाघूर्ण 0 होता है, प्रारंभिक टार्क 0 होता है।
इतनी सारी फीचर्स हैं। अभी इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके फीचर्स को थोड़ा और देख लेते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं। ओके, आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। अब इसको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको बता दें कि यह पूरी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लवकुश प्रजापति ऑफिशियल नाम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम में इसकी पूरी पीडीएफ आपको लवकुश प्रजापति ऑफिशियल में मिल जाएगी। आपको यहाँ मात्र देखना और समझना है। नोट्स आपकी पूरी तैयार की हुई टेलीग्राम में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, वहाँ पास पूरी चीज़ें उपलब्ध है। तो यह 9वीं हो गई। अब 10वीं हम इसके फीचर्स पर चलते हैं। इसका जो अगला फीचर्स है, विशेषता है, तो इस मोटर को जो हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं, मोटर के जो हम क्या करते हैं डीसी एक्साइटेशन देते हैं, कहाँ देते हैं, इसके रोटर में। तो इसके रोटर में हमने क्या दिया, डीसी एक्साइटेशन दिया, एक्साइटेशन उत्तेजन। तो इसके जो डीसी में हमने इसके जो हमने रोटर में डीसी एक्साइटेशन दिया, तो यदि इस एक्साइटेशन को हम बढ़ा दें, क्या कर दें, बढ़ा दें, जितने में हमको ज़रूरत है उतना तो हम चला ही रहे हैं, यदि इसको हम बढ़ा दें तो इसके एक्साइटेशन को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जो इसकी परास है, इसकी हम परास को बढ़ा सकते हैं। परास को बढ़ाने का मतलब इसको परास को हम बढ़ा सकते हैं। परास को बढ़ाने का मतलब कि इसको हम एक कंडेंसर की भांति यूज कर देंगे। यदि इसके परास को हम बढ़ा देते हैं, इसके रेंज को हम बढ़ा देते हैं, तो यह मोटर एक सिंक्रोनस कंडेंसर की भांति कार्य करने लगेगी। तो इस मोटर को हम इसकी परास को बढ़ा और घटाकर इसको लीडिंग और लैगिंग दोनों प्रकार की पावर फैक्टर पर हम इसको कार्य करा सकते हैं। कैसे, इस मोटर की यदि हम एक्साइटेशन को बढ़ाएं और घटाएं, तो इसके एक्साइटेशन को बढ़ा और घटाकर इस मोटर के लीडिंग और लैगिंग दोनों पावर फैक्टर पर हम इसको उपयोग कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसको हम यदि लैगिंग पावर फैक्टर पर यूज़ करें, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर पर यूज़ करने से हमको फ़ायदा क्या होगा। लीडिंग पावर फैक्टर पर यदि इसको हम चलाते हैं तो यह एक सिंक्रोनस कंडेंसर की भांति कार्य करेगी, तुल्यकालिक संधारित्र की भांति कार्य करेगी। तो तुल्यकालिक संधारित्र की भांति जब काम करेगी तो संधारित्र क्या करता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, पावर फैक्टर को बढ़ाता है। तो पावर फैक्टर को बढ़ाएगी तो यह एक प्रकार की क्या हो जाएगी, कंडेंसर हो जाएगी। तो कंडेंसर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फिर हम इसका उपयोग कहाँ करेंगे, यह कंडेंसर की भांति काम करेगी तो फिर हम इसका उपयोग कहाँ करेंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, तो ट्रांसमिशन लाइन के अंत में जो सब स्टेशन होता है, क्या हो गई, ये ट्रांसमिशन लाइन हो गई, जनरेशन हो गया, उपकेंद्र होगा, सब स्टेशन होगा, फिर यहाँ सब स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन हो गई। ट्रांसमिशन लाइन के अंत में जो सब स्टेशन होगा, सब स्टेशन में हम इस मोटर का यूज करेंगे और यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसके पावर फैक्टर को सुधारेंगे। चूँकि यह एक क्या कर रही है, उस टाइम पे जब इसको एक्साइटेशन को बढ़ा देंगे तो यह लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करेगी और लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करने की वजह से यह एक प्रकार की सिंक्रोनस संधारित्र की भांति कार्य करेगी। तो इसको हम पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम दूसरी चीज़ लिखेंगे कि यह मोटर लीडिंग और लैगिंग दोनों प्रकार की पावर फैक्टर पर इसको हम चला सकते हैं।
कर सकते हैं, लीडिंग और लैगिंग। लीडिंग मतलब अग्रगामी, लैगिंग मतलब पश्चगामी। लीडिंग और लैगिंग दोनों प्रकार की पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर पर उपयोग कर सकते हैं। दोनों प्रकार की पावर फैक्टर पर उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम अगला लिखेंगे, यदि लीडिंग पावर फैक्टर पर हम इसको यूज करते हैं तो यह एक सिंक्रोनस कंडेंसर की भांति कार्य करेगी। लीडिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर का मतलब तुल्यकालिक संधारित्र। सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह कार्य करेगी जिसका हम उपयोग कहाँ करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन के अंत में, सब स्टेशन में। ट्रांसमिशन लाइन, संचरण लाइन के कहाँ करेंगे, अंत में, सब स्टेशन मतलब उप केंद्र में, सब स्टेशन में, सब स्टेशन में करते हैं, सब स्टेशन में करते हैं। तो इसका हम इस प्रकार से उपयोग करके कहाँ यूज कर पाएंगे, ये चीज़ बताया मैंने। अब यह जो मोटर होती है तो यह मोटर कितने स्पीड तक घूमने के लिए इसको हम बनाते हैं, कितने स्पीड तक घूमने के लिए इसको हम बनाते हैं। तो यह मोटर हम 125 आरपीएम से, जो अपने इंडिया में डिज़ाइन किया जाता है इन मोटरों का, तो आवश्यकता अनुसार ही डिज़ाइन करेंगे, फालतू में इसको हम चलाने के लिए नहीं करेंगे। तो इस मोटर को हम जो अपने इंडिया में बनाते हैं तो वह 125 आरपीएम से, कितना, 125 आरपीएम से 1500 आरपीएम तक, 1500 आरपीएम तक घूमने के लिए इसको हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो 125 आरपीएम से 1500 आरपीएम पर घुमाने के लिए बनाते हैं। अब यह जो 11 के बाद 13, अब इस मोटर को हम कितने वाटेज के बनाते हैं, कितने वाटेज के, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो यह मोटर छोटी मोटर नहीं होती, यह मोटर काफ़ी बड़ी मोटर होती है, जो ज़्यादा वाटेज की बनाई जाती है। जो सामान्य मोटरें होती हैं उन मोटरों से ज़्यादा वाटेज की बनाई जाती है। तो फिर यह कितने वाटेज की बनाई जाती है, तो 150 किलो वाट से, 150 किलो वाट से आपकी 50 मेगा वाट तक की यह डिज़ाइनिंग की जाती है। यह डिज़ाइनिंग की जाती है, मतलब बनाई जाती है। तो 150 किलो वाट से 50 मेगा वाट तक की यह डिज़ाइनिंग की जाती है। तो इन मोटरों की यह 13 विशेषताएं, 13 फीचर्स मैंने यहाँ पास बताया। अब इस मोटर की विशेषताएं के बारे में तो मैंने जान लिया, यह बेसिक जानकारी थी सिंक्रोनस मोटर की। अब इस मोटर की हम थोड़ा कार्यविधि को, वर्किंग ऑपरेशन को समझेंगे कि आखिर यह मोटर कार्य कैसे करती है, वो भी हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, नहीं तो ऑलरेडी आपको नोट्स कंप्लीट मिल जाएगी। तो फिर हम चलते हैं, अब इसको समझते हैं कि इसकी वर्किंग ऑपरेशन कैसे होता है, इसकी कार्यविधि कैसे होती है।
ओके। सिंक्रोनस मोटर की अब हम समझेंगे कार्यविधि। वर्किंग ऑपरेशन। कार्य विधि। आखिर यह मोटर कैसे कार्य करती है और इतना अपने मनमौजी हो गई कि ये सेल्फ स्टार्ट भी नहीं होती, उसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती, कुछ भी करती रहती है। इतना मेहनत से इसको डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, इतनी बड़ी मोटर बनाने के बावजूद भी भाव खा रही। तो थोड़ा इसके भाव खाने की विशेषताओं को समझते हैं कि आखिर ये क्यों भाव खाती है। तो यहाँ पास इस मोटर को हम क्या बना दिए, एक इसकी हम बॉडी बना दिए। ये हो गई मोटर। एक और यहाँ पास बना लेते हैं। तो ये हो गई हमारी मोटर। अब इस मोटर में हम क्या लगाते हैं, मोटर में मैंने यहाँ पास ये लगा दिया कुछ इस प्रकार से इसके रोटर। अब यहाँ पास हम क्या लगाते हैं, इस मोटर के स्टेटर में यहाँ पास हम लगाएंगे कंडक्टर, चालक लगाएंगे। चालक किसका आप लगाएंगे, कॉपर का लगा सकते हैं, ज़्यादातर तो कॉपर ही लगाते हैं, ताम्र का। तो यहाँ पास आप चालक लगा दिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, सप्लाई भी देंगे। इस चालक में हम क्या करेंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे 3 फेज सप्लाई। ये 3 फेज हमने सप्लाई दिया। कैसी सप्लाई दिया, एसी सप्लाई दिया। एसी सप्लाई दिया। तो इस मोटर में जब मैंने एसी सप्लाई 3 फेज एसी सप्लाई दिया, तो 3 फेज एसी सप्लाई देने पर इसमें जो इसकी वेव है, तो इस मोटर के स्टेटर में, जो इस मोटर के स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देने पर स्टेटर में घूमता हुआ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसे घूमता हुआ, सिंक्रोनस स्पीड में। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब कि जिस स्पीड में यहाँ पास वेव चलती है, जिस स्पीड में वेव चलती है उसी स्पीड में यह क्या करता है, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो फिर यह किस स्पीड में वेव चलती है, तो इसकी स्पीड आप यूँ समझिए कि जब 1 सेकेंड में 50 बार यह क्या करता है, इस प्रकार से अप डाउन करता है। 50 बार ऊपर 50 बार नीचे, तो कितना हुआ, तो 1 सेकेंड में जब यह क्या करता है, 50 बार करता है। तो फिर हम इसको यदि टाइम इसका निकालें तो 0.02 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर यह लगाता है। यदि इसके आधे चक्कर की बात करें तो फिर यह 0.01 सेकेंड में यह क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल लगाता है। फुल साइकिल की बात करें तो 0.02 सेकेंड में यह क्या करता है, एक पूरा चक्कर लगाता है। तो इतने कम समय में इतना चक्कर लगा लेता है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी घूमती हुई चुंबकीय जो स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड में घूमती हुई चुंबकीय क्षेत्र जो है, तो वो क्या करता है, जैसे ही सप्लाई इसमें हम अप्लाई कराते हैं, देते हैं, तो घूमता हुआ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जो इंडक्शन मोटर होती थी,
इंडक्शन मोटर होती थी, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के घूमने से इसमें क्या होता था, रोटर में जिस प्रकार से भी हम रोटर लगाते थे, सैलेंट पोल या तो फिर सिलेंड्रिकल टाइप पोल टाइप, तो उसके क्या होता था, खिंचाव से, अट्रैक्शन से वह रोटर भी घूमने लगता था। लेकिन यहाँ पास उस तरीके से रोटर नहीं घूमेगा। तो यह हम किसकी विशेषता पढ़ रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर की। तो सिंक्रोनस मोटर में इसकी रोटर नहीं घूमेगा। तो फिर इसमें होगा क्या, तो यहाँ पास हम मानते हैं कि किसी क्षण इस कंडक्टर में कौन सा बना होगा ध्रुव, इस कंडक्टर में हमारा N ध्रुव बना होगा। तो किसी क्षण जब N ध्रुव यहाँ पास बना होगा तो फिर S ध्रुव हमारा यहाँ पास बना होगा, S ध्रुव बना होगा। ठीक है, अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, ये जो हमारी रोटर है, इस रोटर में हम सप्लाई देते हैं। कौन सी सप्लाई देते हैं, इस रोटर में हम DC सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पास ये हो गई हमारी रोटर, और इस रोटर में हम DC सप्लाई दे दिए। तो यहाँ पास कुछ इस तरीके से हमने DC सप्लाई दे दिए। अब DC सप्लाई दे दिए तो यहाँ पास एक ध्रुव में क्या बनेगा, S बनेगा, और एक ध्रुव में क्या बनेगा, N बनेगा। DC सप्लाई देने पर एक स्थिर चुंबक बनेगा। DC सप्लाई इसलिए दे रहे हैं ताकि यहाँ पास एक स्थिर चुंबक बन जाए, ना कि इसको इसके जैसे बदलते हुए किसी क्षण यहाँ पास N बनेगा, किसी क्षण यहाँ पास S बनेगा, किसी भी क्षण यहाँ पास, मतलब ये बदलता हुआ। AC सप्लाई में क्या होगा, बदलता हुआ बदल जाएगा, इसके पोल ध्रुवटी पोलरिटी बदल जाएगी AC में, और बदलेगी तभी कभी यहाँ पास रहेगा, यहाँ पास रहेगा, यहाँ पास रहेगा, तभी इसको घुमाएगा। और बदलेगी नहीं, ये भी घुमान बैठा रहेगा, ये भी घुमान बैठा रहेगा, तो फिर कहाँ से मोटर घूमेगी, नहीं घूमेगी ना। एक को चलते रहना है और एक को स्थायी रहना है, तब जाके ये जो चलता रहेगा तो उसी के साथ ये भी चलेगा। तो यहाँ पास ये घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब यह मोटर क्या करेगी, यहाँ पास N ध्रुव बन गया, और यहाँ पास S ध्रुव बन गया, और यहाँ पास N ध्रुव बन गया। तो यह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी, बोलेगी बाबू तुम मेरे पास आ जाओ। एक हो गया, दोनों अपोजिट ध्रुव के हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट ध्रुव वाले क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो बोलेगी मेरे पास आ जाओ, तो ये पास में आने का प्रयास करेगा। तो फिर ये भी बोलेगी कि पास में आने का प्रयास करेगा, N और S ये भी एक दूसरे को खींचेगा। तो यह जो ऐसा है तो इसको एक दूसरे के खींच के अपने पास लाने का प्रयास करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो इसके पास इतना टाइम नहीं है N के पास कि जब तक यह धीरे से खिसक के आए, चूँकि इसका भी एक वेट है, वजन है, ये ऐसे ही नहीं आ जाएगा, इसमें बाइंडिंग वगैरह की है, इसका भी एक वजन है। तो इसके वजन होने के कारण इसका एक क्या है, जड़त्व है। कोई भी चीज़ आप रखे हैं, मान लीजिए कोई भी लटकाए हैं 10 किलो का बाट, उसको आप धीरे से ले जाएंगे तो वो चले जाएगा, लेकिन आप झटके से मारेंगे तो थोड़ा उसका जड़त्व रहेगा, आपको भी लगेगा, और वो झटके से जाएगा भी नहीं जल्दी। जैसे आप आटा है ना, कोई आटा लगा लिए, उसको आप तेज़ से मारेंगे ना वो पूरा नहीं दबेगा, धीरे धीरे ऐसे करके दबाएंगे ना वो दब जाएगा। तो उसी प्रकार से यह धीरे धीरे आएगा, एक झटके से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। तब तक में जो यहाँ पास N बना था, इसके पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पास रुके, इसको वेट करते रहे, इंतज़ार करते रहे। देख रहे हैं ना टाइम कितना, इतने टाइम में बदल जाएगा। तो जब तक यहाँ आएगा तब तक में यह N क्या हो जाएगा, इधर चलाएगा, और S फिर कहाँ चले जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो N और S क्या होगा, एक दूसरे को चेंज कर देंगे अपना स्थान। तो यहाँ पास उस टाइम पे क्या हो गया, कुछ टाइम बाद क्या हो गया, यहाँ पास N हो गया, और यहाँ पास क्या हो गया, S हो गया। अब क्या हुआ भाई, अभी तक तो तुम बुला रहे थे, अब इसको धक्का मार के भगा क्यों रहे हो। तो S और S एक समान ध्रुव वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं बल्कि रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यह अब इसको धक्का दे के उधर ही भगाएगा, बोलेगा अभी तक बुला रहे थे तुम नहीं आए, अब क्यों आ रहे हो। तो यह एक समान ध्रुव वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे और धक्का दे के भगा देगा। तो यही कंडीशन, चूँकि इसके पास इतना टाइम नहीं है कि इसको इंतज़ार करते बैठे रहेगा, अभी यहाँ पास है, कुछ क्षण बाद यहाँ
चेंज होता रहेगा और तब तक में घुमान धीरे धीरे ऐसे जैसे मोटा भैंसा धीरे धीरे आएगा तब तक में ये निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से यह मोटर क्या होगी, ऐसे ऐसे यह मोटर की रोटर ऐसे ऐसे लटका रहेगा, घूमता रहेगा और यह मोटर स्टार्ट नहीं होने वाली। तो फिर हमको इस मोटर को स्टार्ट करना है। मैं तो बनाया तो ऐसे नहीं बनाया, इस मोटर को हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर हमको इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास हम एक नया पोल बना लेते हैं। यहाँ पास हमने एक नया कंडक्टर ऐसे बना लिए। इस मोटर का ये हो गया कंडक्टर, हो गया स्टेटर का। और यहाँ पास एक हम बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पास इसका ये हो गया रोटर और इसमें हमने क्या किया, बाइंडिंग किया। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पास बाइंडिंग किया। इसमें सप्लाई दिया तो एक जगह एन बनेगा, एक जगह एस बनेगा। अब इसमें भी हमने क्या किया, सप्लाई दिया। यहाँ पास 3 फेज एसी सप्लाई, 3 फेज एसी सप्लाई दिया। तो इसमें भी क्या होगा, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब वही कंडीशन इसमें भी होगा, वो आएगा नहीं उसके पास और वो जाएगा नहीं। तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पास जो हमने मोटर बनाया था, ये कौन सी मोटर हो गई, सिंक्रोनस मोटर हो गई। तो सिंक्रोनस मोटर में यहाँ पास एक हमने मोटर, छोटी मोटर लगाया था, जो पोनी मोटर हमने लगाया था। अब पोनी मोटर का काम क्या है कि यह जिस स्पीड में हम सेट करना चाहें उस स्पीड में यह घुमा के देगी। तो पोनी मोटर को हम क्या करेंगे, पोनी मोटर से इसके रोटर को हम घुमाएंगे। तो इस रोटर को ना घूमने की वजह, जो मेन वजह है वो इसका है क्या, जड़त्व अघूर्ण। क्या है, जड़त्व अघूर्ण। तो जड़त्व अघूर्ण है, जड़त्व के कारण, यहाँ पास अघूर्ण नहीं, ओनली जड़त्व लिखेंगे। जड़त्व को बोले तो इनर्शिया। तो इसके जड़त्व के कारण यह मोटर नहीं घूम पाती, यह मोटर की जो रोटर है वह नहीं घूम पाता। तो इसके जड़त्व को हमको क्या करना है, समाप्त करना है। तो जड़त्व को ही जब हम समाप्त कर देंगे तो यह मोटर क्या होगी, घूमने लगेगी, इस मोटर की रोटर घूमने लगेगी। तो जड़त्व को समाप्त करने के लिए हमने यहाँ पास इसको घुमाने के लिए, चलायमान करने के लिए एक दूसरी मोटर मैंने लगाया, पोनी मोटर, जिसको हम घुमा कर और इसके जड़त्व को समाप्त कर देंगे और यह मोटर स्वतः ही घूमने लगेगी फिर। तो जड़त्व को समाप्त करने के लिए हमने पोनी मोटर का यूज यहाँ पास किया। तो पोनी मोटर से हम जो इसकी सिंक्रोनस स्पीड है उसी स्पीड पर इसको हम क्या करेंगे, पहले घुमा लेंगे और जैसे ही उस स्पीड पर पहुंच जाएगी, 1500 आरपीएम के लिए है तो 1500 आरपीएम उस स्पीड पर पहुंच जाएगी इस रोटर की स्पीड, तभी हम इसमें सप्लाई दे देंगे, 3 फेज सप्लाई दे देंगे और वह अपने स्पीड में घूमता हुआ क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए यहाँ पास उत्पन्न किया, यहाँ पास एन ध्रुव एस ध्रुव, किसी क्षण यहाँ पास क्या रहा होगा, एस ध्रुव रहा होगा, किसी क्षण यहाँ पास एन ध्रुव रहा होगा। तो यह जो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये तो पहले से घूम रहा, जैसे आदमी नहीं दौड़ता रहता, पहले से दौड़ रहा है। तो फिर ये पूछा होगा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, एन और एन एक दूसरे से पहचान नहीं है, पूछा होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं दौड़ते दौड़ते, तो बोला होगा मैं भी यहीं घूम रहा हूँ। तो एक दूसरे से अनजान है अभी, फिर दौड़ते दौड़ते पहचान बनाएगा, भाई चल रहे हो वही ना, हाँ घूम रहे हो ना, हाँ। तो एक दूसरे से घूमते हुए ऐसे मिल लिया और चल लिया। अब बात करते करते ये लोग कहाँ तक दौड़ते दौड़ते पहुँच जाते हैं, इन लोग को खुद ही नहीं पता रहता। पता किसको रहता है, हम लोग को, कि कब तक इसको हम दौड़ाएंगे, कब तक इसको हम चलाएंगे। तो एक दूसरे से यह पहचान नहीं बनाए रहते और पहचान बनाते बनाते ये लोग इतना घूम जाते हैं कि इनको पता ही नहीं रहता कि हम जा कहाँ रहे थे, कहाँ जा रहे हैं। तो सीधे कहने का मतलब कि ये जो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण, उसी चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो जाता है, यह एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं और इसी
जो स्टेटर में सिंक्रोनस स्पीड में चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है उसी से लाग करके यह जो स्टेटर है, स्टेटर का जो रोटर है, तो रोटर लॉक हो जाता है और उसी स्पीड में घूमने लगता है। तो इस प्रकार से यह मोटर को स्टार्ट कर लेते हैं और मोटर को रनिंग अवस्था में पहुंचा देते हैं। तो जो इसकी वर्किंग ऑपरेशन थी, तो इस प्रकार से इसमें ऑपरेशन इसका होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मेन जो घूमने का ना घूमने का कारण है वो जड़त्व है, और जड़त्व को हटाकर हम इसको विरामा अवस्था से क्या करते हैं, विराम रहती है, स्थिर रहती है, विरामा अवस्था से इसको हम हटा के क्या करते हैं, रनिंग अवस्था में लाते हैं, गति अवस्था में लाते हैं। तो इस प्रकार से मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब आगे बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ने हैं, जो बहुत सारी चीज़ें नई नई आप सीखेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आज का टाइम हो गया है और उसको नेक्स्ट क्लास में हम लेते हैं फिर। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ, नई क्लास के साथ और नई कुछ सीखने के उद्देश्य के साथ। सो थैंक्स, अभी तक आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।